प्यारे नर्सिंग साथियों, टीम नर्सिंग एकेडमी presents Mosby's NCLEX RN series 20 edition 5 multiple choice questions of subject fundamental of nursing या foundation of nursing practice question number 46 to 50। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का अपडेट मिल सके। दोस्तों प्यारे साथियों, मन में एक बात ठान लेनी है, जुनून है मेरा, जिद है मेरी, मंजिल में हासिल करके रहूंगा। जुनून है मेरा, जिद है मेरी, मंजिल में हासिल करके रहूंगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 46। ए नर्स इज रिव्यूइंग ए क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर। व्हाट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द रिवीजन ऑफ द प्लान। एक नर्स क्लाइंट के केयर प्लान को रिव्यू कर रही है। कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि इस प्लान के लिए रिवीजन की जरूरत है या दोबारा रिव्यू करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टाइम अवेलेबल फॉर केयर। ऑप्शन नंबर 2, वैलिडिटी ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर 3, मेथड फॉर प्रोवाइडिंग केयर। ऑप्शन नंबर 4, इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन। सही उत्तर का जवाब सोचिए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज क्लोज्ड। क्यों? टाइम अवेलेबल फॉर केयर, अलग अलग पेशेंट की केयर के लिए टाइम अलग अलग हो सकता है। वैलिडिटी ऑफ द प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम डिफरेंट वैलिड, हम इस पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर, इट शुड आल्सो बी डिफरेंट। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन। रेशनल लिखते हैं। When the implementation of a plan of care does not effectively produce the desired outcome, the plan should be changed. यदि जो हम प्लान बना रहे हैं क्लाइंट्स केयर का, यदि वो इफेक्टिव नहीं है तो हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा। उसका इवैल्यूएशन के बाद, टाइम इज नॉट रिलेवेंट इन द रिवीजन ऑफ प्लान ऑफ केयर। क्लाइंट्स रेस्पॉन्स टू केयर इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर, नॉट द वैलिडिटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। वेरियस मेथड मे हैव द सेम आउटकम, देयर इफेक्टिवनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी क्लाइंट पे केयर के लिए जो प्लान बना है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका इफेक्टिवनेस होना। क्वेश्चन नंबर 46। ए नर्स इज टीचिंग एन एडोलसेंट अबाउट टाइप 1 डायबिटीज एंड सेल्फ केयर। विच क्लाइंट्स क्वेश्चन इंडिकेट ए नीड फॉर एडिशनल टीचिंग इन द कॉग्निटिव डोमेन। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक नर्स एक पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज और सेल्फ केयर बारे में टीच करवा रही है। कौन सा क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करेगा कि उसको एडिशनल टीचिंग की आवश्यकता है? किस सापेक्ष में? कॉग्निटिव डोमेन के सापेक्ष में, मतलब वो उसके नॉलेज में नहीं है, या फिर कॉग्निटिव मींस उसका नॉलेज कितना है वो उसके सापेक्ष में, उसके कंपैरिजन में। ऑप्शन नंबर 1, व्हाट इज डायबिटीज। व्हाट विल माय फ्रेंड्स थिंक। How do I give myself an injection? Can you tell me how the glucose monitor works? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ग्लूकोज मॉनिटर कैसे काम करता है? How do I get the insulin from the vial into the syringe? मैं वाइल से सिरिंज में इंसुलिन कैसे ले सकता हूँ? Get the right answer. Right answer is option number 1 and 4. हमें फोकस करना है आंसर राइट सोचने के लिए कॉग्निटिव डोमेन। रेशनल देखते हैं। ए एक्वायरिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एक्वायरिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एड इन डेवलपिंग कंसेप्ट रादर देन स्किल और एटीट्यूड एंड इज ए बेसिक लर्निंग टास्क इन द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब यह है, 3 टाइप के डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। फर्स्ट कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव का मतलब उस थिंग के बारे में उसको कितना नॉलेज है, अफेक्टिव का मतलब उसका रियलाइजेशन कैसा है, साइकोमोटर उसका स्किल एक्विजिशन कितना है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंक्लूड इन साइको कॉग्निटिव डोमेन, मतलब डायबिटीज के बारे में उसका जो नॉलेज के बारे में कितना नॉलेज है उससे क्वेश्चन कर रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन कॉग्निटिव। ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है, वैल्यू एंड सेल्फ रियलाइजेशन आर इन द अफेक्टिव डोमेन, दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर 3 स्किल एक्विजिशन इज इन द साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन नंबर 3 इज क्लोज्ड। 4 एक्वायरिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एड्स इन डेवलपिंग कंसेप्ट रादर देन स्किल और एटीट्यूड and is a basic learning task in the cognitive domain, then option number is right. Skill acquisition is in the psychomotor domain. Question number 48. A nurse is caring for a client with hemiplegia who is frustrated. एक पेशेंट जिसको हेमीप्लेजिया हो गया है, नर्स केयर कर रही है, वो पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड है। हाउ कैन द नर्स मोटिवेट द क्लाइंट्स टुवर्ड इंडिपेंडेंस, नर्स उसको कैसे मोटिवेट कर सकती है। हेमीप्लेजिया टर्म्स मींस पैरालिसिस ऑफ हाफ पार्ट ऑफ बॉडी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एस्टैब्लिश लॉन्ग रेंज गोल फॉर द क्लाइंट, लॉन्ग रेंज गोल एस्टैब्लिश करके पेशेंट के लिए, क्लाइंट के लिए। आइडेंटिफाई, ऑप्शन नंबर 2 आइडेंटिफाई एरर्स दैट द क्लाइंट कैन करेक्ट, एरर को आइडेंटिफाई करके। ऑप्शन नंबर 3 रीइंफोर्स सक्सेस इन द टास्क कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेट वे टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 रीइंफोर्स सक्सेस इन टास्क कंप्लीटेड। रेशनल, सक्सेस इज द बेसिक मोटिवेशन फॉर लर्निंग। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सापेक्ष में भी यही मोटिव रखना है कि हमें सफलता प्राप्त करनी है। इस क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, सक्सेस इज ए बेसिक मोटिवेशन फॉर लर्निंग। साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व हो रहा है, लर्निंग का बेसिक मोटिवेशन क्या है, सक्सेस। पीपल रिसीव सेटिस्फिकेशन व्हेन ए गोल इज रीच्ड, लोगों को तब संतुष्टि मिलती है जब उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोग्रेस टुवर्ड long range goal is often not readily apparent and may be discouraging. लंबे टास्क हासिल होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए शॉर्ट टर्म गोल बनाइए ताकि वो इजीली हमें सक्सेस मिल सके और हम उसके प्रति मोटिव हो सके। सेम पेशेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट टीचिंग, बट इफ इट इज नॉट टेम्पर्ड विथ प्रेस इट इज डिस्करेजिंग। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है गोल प्राप्त करने के लिए, लेकिन यदि ये डिस्करेज कर रहा है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग बट इट इज प्रोबब्ली विल नॉट मोटिव द क्लाइंट। डिमोन्स्ट्रेट क्लाइंट को मोटिवेट नहीं कर रहा है, टीचिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है बट डिमोन्स्ट्रेट क्लाइंट को मोटिवेट नहीं कर रहा है। हमें क्लाइंट को यहाँ पे मोटिवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो लर्निंग के लिए बेस्ट मोटिवेशन या बेसिक मोटिवेशन क्या है, सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 49 ए क्लाइंट इज रिसीविंग एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इंट्रावेनसली फॉर कंट्रोल ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर इज अनस्टेबल, पेशेंट का बीपी अनस्टेबल है एंड दैट इज 160/94 mmHg बिफोर द इन्फ्यूजन। बिफोर द इन्फ्यूजन, ये बीपी का यूनिट हमें याद रखना है। ये कभी शॉर्ट क्वेश्चंस काफी बार पूछ लेते हैं। फिटनेस मिनट्स आफ्टर द इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड, 15 मिनट्स आफ्टर द इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड द ब्लड प्रेशर इंक्रीज। 15 मिनट के बाद पेशेंट का बीपी कितना हो जाता है, 180/100 mmHg। विच टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इन द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट, इस पेशेंट के अंदर किस टाइप का रेस्पॉन्स है। ऑप्शन नंबर 1 एलर्जिक रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर 2 सिनर्जेटिक रेस्पॉन्स, थर्ड पैराडॉक्सिकल रेस्पॉन्स, फोर्थ हाइपर ससेप्टिबिलिटी रेस्पॉन्स। एलर्जिक रेस्पॉन्स का मतलब है हाइपर सेंसिटिविटी दिखाना, सिनर्जेटिक उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना। सिनर्जेटिक का मतलब होता है जो ड्रग दे रहे हैं उस दूसरे ड्रग की एक पैराडॉक्सिकल अपोजिट काम करना।
हाइपर ससेप्टिबिलिटी का मतलब है जैसे 10 mg हम बीपी की मेडिसिन दे रहे हैं तो 10 से काम नहीं चल रहा, उसको उससे ज्यादा डोज की जरूरत है। राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। मैंने बताया कि पैराडॉक्सिकल का मतलब है अपोजिट रेस्पॉन्स। हमने बीपी कम करने के लिए दवाई दी थी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया था, बट क्या हो गया, बीपी बढ़ गया। दिस रेस्पॉन्स इज नोन एज पैराडॉक्सिकल रेस्पॉन्स। रेशनल paradoxical response to a drug is directly opposite to desired therapeutic response। जो हमें थेरेपेटिक रेस्पॉन्स का मतलब है जिससे हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट, पैराडॉक्सिकल रेस्पॉन्स टू ए ड्रग इज डायरेक्टली अपोजिट द डिजायर्ड थेरेपेटिक रेस्पॉन्स। एलर्जिक रेस्पॉन्स इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सिनर्जेटिक रेस्पॉन्स इज इन्वॉल्व ड्रग कॉम्बिनेशन दैट इनहेंस ईच अदर। जैसे किसी के साथ, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ हमने एंटी एमेटिक दिया तो वो दोनों के इफेक्ट बढ़ जाना, सिनर्जेटिक रेस्पॉन्स। दिस इज हाइपर ससेप्टिबिलिटी रेस्पॉन्स इज ए रेस्पॉन्स टू ए ड्रग दैट इज मोर pronounced than the common response। Question number 50. A client has anaphylactic reaction after receiving intravenous penicillin. What does the nurse conclude is the cause of this reaction? एक पेशेंट जिसको पेनिसिलिन आईवी के बाद एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाता है, पेशेंट को इस रिएक्शन का कारण नर्स किस प्रकार से कंक्लूड करेगी? ऑप्शन नंबर 1, एन एक्वायर्ड एटोपिक sensitization occurred. There was passive immunity to the penicillin allergen. Antibodies to penicillin developed after a previous exposure. Potent antibodies were produced when the infusion was initiated. Option number 1, फर्स्ट कारण एक्वायर्ड एटोपिक सेंसिटाइजेशन हो गया है, पैसिव इम्यूनिटी हो गई पेनिसिलिन एलर्जन के कारण। ऑप्शन नंबर 3, एंटीबॉडी टू पेनिसिलिन डेवलप्ड, पहले से एक्सपोजर के कारण पेनिसिलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हुए। पोटेंट एंटीबॉडीज वर प्रोड्यूस्ड व्हेन द इन्फ्यूजन वाज इनिशिएटेड, जब इन्फ्यूजन स्टार्ट किया है तो पोटेंट एंटीबॉडीज। Get the right answer. Right answer is option number 3. Antibodies to penicillin developed after a previous exposure. Rational hypersensitivity. Option number 3. Hypersensitivity results from the production of antibodies in response to exposure to a certain foreign substances. Earlier exposure is necessary for the development of these antibodies. Option number 1, this is not a sensitivity reaction to penicillin. Hay fever and asthma are atopic conditions. एटोपिक कंडीशन का मतलब है कि उस टाइप की एलर्जी जिसमें पेशेंट उस एलर्जन के कांटेक्ट में नहीं आता, जैसे फॉर एग्जांपल हे फीवर एंड अस्थमा। ऑप्शन नंबर 2, इट इज एन एक्टिव नॉट पैसिव। किसी भी ड्रग से होने वाली एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज द एक्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, फॉर ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें काम की शुरुआत अभी कर देनी चाहिए। रीड नाउ, लर्न नाउ, शेयर नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ। आज से 1 साल बाद आप सोचोगे कि काश हम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ गए होते। आज से 1 साल बाद आप कामना कर सकते हैं कि काश आज हम ही शुरू हो गए होते या हमने आज ही पढ़ना शुरू